नमस्कार, ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम बलवंत कौर है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम स्त्री लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाश्चात्य महिला आंदोलन के विभिन्न चरणों से परिचित होंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमारा पाश्चात्य महिला आंदोलन के विभिन्न बिंदुओं को, उसके विभिन्न चरणों को समझना है, जो कि मुख्य तौर से 3 चरणों में बांटे गए हैं। इन तीनों लहरों को हम जानेंगे कि महिला आंदोलन की विचारधारा कैसे बनी और इनकी विशेषताएं क्या-क्या हैं। नारीवादी इतिहासकार निरंतर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इतिहास में स्त्रियों की राजनीतिक सक्रियताओं, प्रतिबद्धताओं एवं हस्तक्षेपों को इतिहास का हिस्सा बनाया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र में समान रूप से अपनी हिस्सेदारी और भूमिका सुनिश्चित कर सकें। इसी प्रक्रिया में महिला आंदोलनों का इतिहास भी लिखा गया, बल्कि लिखा जा भी रहा है। आंदोलनों के क्रमवार अध्ययन में नारीवाद के कई रूप और शाखाएं हमें दिखती हैं, जैसे उदारवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, मनोविश्लेषणवादी नारीवाद। ये कई धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। वैचारिक धरातल पर एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद ये तमाम विचार लिंग भेद आधारित असमानता तथा शोषण का विरोध ही करते हैं। पाश्चात्य समाज में महिला आंदोलनों को लेकर जो भी शोध हुए हैं, उनमें इन आंदोलनों को मुख्य रूप से 3 लहरों या चरणों में बांटकर देखा गया है। महिला आंदोलनों का पहला चरण वह है जब महिलाओं ने समान शिक्षा, समान अधिकार, आर्थिक अधिकार व समान वेतन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। आंदोलन के पहले चरण में ही स्त्रियों ने मतदान के नागरिक आधार के लिए भी आंदोलन किया, अपने नागरिक अधिकारों की वकालत की और इसके लिए संघर्ष किया। महिला आंदोलन की ये पहली लहर 19वीं सदी से शुरू होकर 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक देखी जा सकती है। महिला आंदोलनों की दूसरी लहर लगभग 1960 के आसपास प्रारंभ होती है। इस दूसरे चरण में स्त्रियों को एक यौनिक गुलाम के रूप में परिभाषित करते हुए उनकी मुक्ति की आवाज़ उठाई गई। महिला आंदोलन की दूसरी लहर वैचारिक रूप से अधिक संपन्न थी। वैचारिक रूप से इसमें सिमोन द बुआ से लेकर बेटी फ्रीडन तक के विचारों से अपनी ऊर्जा ग्रहण करती हैं। और इस आंदोलन की यानी महिला आंदोलनों की जो तीसरी लहर है वह 1980 के बाद प्रारंभ होती है। तीसरी लहर में विभिन्न आंदोलनों के जो वैचारिक मतभेद थे वे खुलकर हमारे सामने आते हैं और महिला आंदोलनों की कई धाराएं बनती हैं। लेकिन ये सारे मतभेदों के बावजूद लिंग भेद आधारित भेदभाव पर सभी संगठन एक मत दिखाई देते हैं और एक स्वर से लिंग भेद आधारित भेदभावों के विरोध में आवाज़ बुलंद करते हैं। इस आंदोलन में विश्व भगनीवाद पर भी संदेह व्यक्त करते हुए अलग नस्ल एवं वर्ग की स्त्रियों के अलग अलग संगठन बने। इन संगठनों ने इस बात को स्वीकार किया कि अलग नस्ल एवं वर्ग की स्त्रियों की समस्याएं स्त्री होने के बावजूद अलग अलग हैं, क्योंकि उनके शोषण के तरीके अलग अलग हैं। इसीलिए ये जो तीसरी लहर 1980 के आसपास आती है महिला आंदोलनों की, उसमें उनके जो वैचारिक मतभेद हैं, बहुत सारे समान बिंदु होने के बावजूद वो मतभेद उभरते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पाश्चात्य महिला आंदोलनों को 3 चरणों में या 3 लहरों में बांटकर देखा जाता है। तो अब सबसे पहले हम महिला आंदोलन के पहले चरण के बारे में बात करेंगे। एक राजनैतिक आंदोलन के रूप में महिला आंदोलन का पहला चरण 19वीं सदी
और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में प्रारंभ होता है। लेकिन इससे पूर्व भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग, आलोचक, विचारक हमारे सामने आते हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जैसे 1792 में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट आती हैं, 1873 में जॉन स्टुअर्ट मिल तथा 1884 में फ्रेडरिक एंगल्स आदि के वैचारिक योगदान इस राजनैतिक आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ज्ञान प्रसार के आंदोलन में जिस मानव की स्वतंत्रता और अधिकार की बात की गई थी, वे मानव मुख्यतः पुरुष था। वॉल्टेयर, मॉन्टेक्यू, रूसो आदि के आलेखों में स्त्रियों का गृहिणी रूप में तो स्वागत किया गया, परंतु सार्वजनिक क्षेत्रों में उसकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में उनके हस्तक्षेप को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। महिला आंदोलन के प्रथम चरण की विशेषता यही है कि ज्ञान प्रसार आंदोलन में जिस मनुष्य की बात की गई थी, उस मनुष्य की अवधारणा को उसके संकुचित अर्थ से निकालकर उसे विस्तार दिया गया और स्त्री के लिए भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की मानवीय मांग की गई। इसी समय ब्रिटेन में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की किताब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन 1792 में छपी, जिसमें पहली बार मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने रूसों के विचारों को चुनौती दी और रूसों की इस बात को मानने से इनकार किया कि स्त्रियां बुद्धि में पुरुषों से कमज़ोर होती हैं या छुई-मुईपन या नाजुकता या कोमलता उनके प्राकृतिक गुण है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का मानना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियां केवल भोग की वस्तु नहीं, वे एक स्वतंत्र चेता मानव है जो बौद्धिक शिक्षा पाने में समर्थ है। वॉल्स्टनक्राफ्ट ने समाज में स्त्रियों के समान अधिकारों की वकालत की। वॉल्स्टनक्राफ्ट की ये विचार बाद में स्त्री अधिकारों का एक घोषणा पत्र भी बन गए। कुछ लोग तो इसे स्त्री अधिकारों की बाइबल भी कहते हैं पाश्चात्य जगत में, क्योंकि बाद में होने वाले अधिकांश आंदोलनों का आधार बनने के साथ साथ उसकी मूलभूत अवधारणाओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें तो ये वही समय है जब जेम्स मिल एक लेख लिखते हैं और उस लेख में महिलाओं के लिए स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अनावश्यक मानते हैं, क्योंकि वह पिता व पत्नी से अलग स्त्रियों की छवि देख ही नहीं सकते थे। लेकिन जेम्स मिल के इन विचारों को उनके समय में ही विलियम थॉमसन ने कड़ा ऐतराज़ किया और महिलाओं के लिए स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों की वकालत की। थॉमसन ने कहा कि उन्हें अनिवार्य रूप से सामाजिक संबंधों, उत्पादन संबंधों से जोड़कर देखने पर बल दिया, यानी महिला अधिकारों को उत्पादन संबंधों से और सामाजिक संबंधों से जोड़कर देखने पर बल दिया। बाद में जेम्स मिल के बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1973 में सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में थॉमसन की ही बात को आगे बढ़ाया। 1884 में फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब आई जो अलग ही नज़रिए से लिखी गई थी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये मुख्यतः एंगल्स और कार्ल मार्क्स द्वारा तैयार किए गए नोट्स पर आधारित थी। इस किताब ने भी पितृसत्ता की परिवार संस्था में स्त्रियों को अधीनस्थ करके उन्हें संपत्ति के दर्जे तक पहुंचा दिए जाने का ऐतिहासिक और मानव वैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया। अगर इस पृष्ठभूमि में हमें देखें तो महिला आंदोलनों का ये चरण दास प्रथा की समाप्ति, स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार और मताधिकार के संघर्ष के रूप में जाना जा सकता है। महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत स्त्रियों ने दास प्रथा की समाप्ति के लिए भी आंदोलनों में भागीदारी की।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण राज्य जहां पर दास प्रथा प्रमुखता से थी, एंजेलिना ग्रिम्के नामक एक श्वेत महिला ने दास प्रथा विरोधी एक अभियान चलाया था और 1838 में एक सार्वजनिक घोषणा की कि जब तक उसे स्वयं मुक्ति नहीं मिलती वे दासों को मुक्त नहीं कर सकती। 10 साल बाद अमेरिकी महिलाओं ने 200 स्त्रियों और लगभग 40 पुरुषों के एक हम ख्याल समूह की आम सभा आयोजित की और महिलाओं की समानता और नागरिक अधिकारों के बारे में सार्वजनिक उद्घोषणा की। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का ये संघर्ष सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसके सृजन में स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री मताधिकार की बात की गई। उसी का परिणाम हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1919 में और ब्रिटेन में 1927, फ्रांस में 1944 तथा स्विट्जरलैंड में 1960 के आसपास विभिन्न प्रस्तावों व संशोधनों द्वारा महिला मताधिकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। यह आंदोलन की सफलता थी कि महिलाएं लोकतंत्र में भागीदारी के अधिकार को प्राप्त कर सकी। स्त्रियों का मताधिकार के लिए लंबा व कठिन संघर्ष, उन्हें मिली सफलता, इसे हम पहले चरण की बहुत बड़ी सफलता मान सकते हैं। मताधिकार की मांग के साथ साथ यूरोप में शिक्षा, काम के घंटे, संपत्ति पर अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन इत्यादि के लिए भी समानांतर रूप से संघर्ष जारी रहा। 1885 में अमेरिकी कामगार औरतें कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के विरुद्ध खड़ी हो गई। इन्हीं महिलाओं ने 8 मार्च को अपने काम के घंटे को 16 से घटाकर 10 करने, समान काम के लिए समान वेतन की वकालत करते हुए कपड़ा मिलों में काम करना बंद कर दिया और सड़कों पर उतर आई। ये आंदोलन बहुत जल्दी कुचल दिया गया क्योंकि इस आंदोलन को कोई बहुत ज़्यादा समर्थन उस समय प्राप्त नहीं था। लेकिन महिला आंदोलन, महिला अधिकारों के लिए जो आंदोलन है, उनके इतिहास में इस आंदोलन का अहम स्थान है। इसीलिए 1910 में रूस की क्रांतिकारी नेता क्लारा जेटकिन ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 1913 में पहली बार मॉस्को में 8 मार्च स्त्री चेतना दिवस के रूप में मनाया गया। महिला आंदोलनों का हम देखते हैं पहला चरण, जब मुख्य रूप से मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार और कानूनी समानता जैसे संपत्ति के अधिकार के साथ शुरू होता है, वहीं इस आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो व्यापक रूप से सेक्सुअलिटी, परिवार और कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न व असमानता के अधिकारों पर बहस के लिए जाना जाता है। यही वह समय है जब मुख्य धारा की कुछ स्त्रियां सेना, मीडिया, स्पोर्ट्स आदि कार्य क्षेत्रों में अपनी जगह बना पाती हैं। इस आंदोलन के दूसरे चरण में आंदोलनकर्ताओं का ध्यान खास तौर पर स्त्रियों के प्रति होने वाली हिंसा, मैरिटल रेप, तलाक, कानून आदि की तरफ गया। इस सारे आंदोलन के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स संविधान में संशोधन करने में अहम भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखें तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में खास तौर पर आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रगति के नए द्वार खुले स्त्रियों के लिए, जिसमें श्रम तथा रोजगार की नई संभावनाएं जगी। कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ स्त्री श्रमिकों की भी मांग बढ़ने लगी। स्त्रियों ने इसी दौर में पहली बार पुरुष वर्चस्व वाले जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी कदम रखा। कार्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की मौजूदगी ने विचार और बहस के नए द्वार खोल दिए। उनके निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन का फासला कम होने लगा। लिंग आधारित उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि पर स्त्रियां अपना दुख
एक दूसरे से साझा करने लगी, नए नए संगठन बनने लगे। और अगर हम देखें तो इसी समय गर्भ निरोधकों के आविष्कार ने विश्व की महिलाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, उनके जीवन में भी और उनकी वैचारिकता में भी। गर्भ निरोधकों के जरिए स्त्रियों की यौनिकता, प्रजनन और स्वास्थ्य आदि से संबंधित निर्णय स्वयं स्त्रियों ने लेने शुरू कर दिए, जिसके कारण समाज व परिवार में स्त्री की हैसियत एक नए सिरे से परिभाषित होने लगी, एक नए सिरे से बहस का केंद्र बनने लगी। लेकिन इसी समय समाज के भीतर मर्द और औरत के जो परंपरागत बंटवारे थे फिर से स्थापित करने की मुहिम भी चल पड़ी थी। और ये जो मुहिम चली थी औरत और मर्द को उनके परंपरागत खांचे में फिट करने की, ये रूढ़िवादियों द्वारा मुहिम शुरू की गई थी। ऐसे समय में बेटी फ्रीडन की पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक 1963 में प्रकाशित हुई। इस किताब में बेटी फ्रीडन ने स्त्रियों की चेतना जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रीडन ने अपनी पुस्तक के जरिए अमेरिकी महिलाओं के बारे में गढ़े जा रहे रहस्य को ठीक वैसे ही तोड़ा जैसे 1949-50 में सिमन द बुआ ने द सेकंड सेक्स के माध्यम से स्त्री को अन्य बना देने वाली सांस्कृतिक परंपरा का विश्लेषण किया था। और उसी में उन्होंने कहा था, इसी सांस्कृतिक परंपरा का विश्लेषण करते हुए कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बना दी जाती हैं। इस तथ्य को उद्घाटित करने के साथ साथ इस दूसरे चरण में अगर हम देखें तो इस दूसरे चरण की वैचारिकता को गढ़ने में केट मिलेट की किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा फायरस्टोन की किताब डायलेक्टिक ऑफ सेक्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका में अपनी पुस्तक का प्रभाव देखते हुए बेटी फ्रीडन ने 1965-66 में राष्ट्रीय महिला संगठन की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से अमेरिकन समाज में स्त्रियों के लिए बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। ये वही समय है जब अमेरिका में वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन हो रहे थे। नागरिक अधिकार आंदोलन और छात्र आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन संघर्षों में भाग लेने से महिलाओं को बहुत कुछ हासिल हुआ। उनकी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, समाज में उनकी स्थिति बदल रही थी। लेकिन इन आंदोलनों में का जो नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने स्त्री मुद्दों को उतना महत्व नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। और बाद में मैरी जॉन का मानना है कि आंदोलनों के मुद्दों से सहमत होते हुए भी महिलाओं को एक अलग स्वायत्त आंदोलन की परिकल्पना करनी पड़ेगी। वो ऐसा आंदोलन होना चाहिए वो जो मानती थी कि महिलाओं द्वारा ही संचालित हो, उसमें पुरुष वर्चस्ववाद, लिंगवाद, पितृसत्ता तथा महिलाओं के दमन जैसे मुद्दों पर गहनता से विचार किया जा सके। महिला आंदोलन का ये दूसरा चरण अपनी वैचारिक उग्रता के लिए भी जाना जाता है। हालांकि 1960-70 के दशक में अमेरिका और यूरोप में रेडिकल नारीवादी समूहों का कोई केंद्र या संस्था अब तक नहीं थी, पर छोटे छोटे प्रयासों से इन नारीवादियों ने स्त्री को वस्तु मानने से इनकार कर दिया। बाद में अटलांटिक सिटी में भी मिस अमेरिका सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध करते हुए कहा गया कि सौंदर्य प्रतियोगिताएं पुरुषों के उपभोग के लिए स्त्री देह का प्रदर्शन मात्र हैं। अपने विचारों को प्रतीकात्मक रूप देते हुए वो महिलाएं जो वहां प्रदर्शन कर रही थी, एक भेड़ को मिस अमेरिका का ताज पहना दिया। आंदोलनकारी महिलाओं ने छोटे वस्त्रों, ऊंची एड़ी की सैंडलों आदि को भी शोषण का प्रतीक मानते हुए फेंकना शुरू कर दिया। बाद में सूचना माध्यमों में इस आंदोलन और प्रदर्शन की प्रतीकात्मकता को ना समझते हुए इसे ब्रा बर्निंग आंदोलन के रूप में व्याख्यात किया गया और इसकी आलोचना भी की गई। जिस समय फ्रांस में गर्भपात कानून अपराध था,
उसी समय 1972 में फ्रांस में लगभग 300 महिलाओं ने एक अखबार में एक पत्र छपवाया और ये कहा, उसमें पत्र में लिखा कि मैं गर्भपात करवाना है। इस पत्र पर सिमोन द बुआ से लेकर उस समय की चर्चित महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। नारीवादियों ने इस पत्र द्वारा प्रतीकात्मक रूप से तत्कालीन न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया और अपनी मांग यौनिकता और प्रजनन जैसे अपने अधिकारों को बहस के केंद्र में ला दिया। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की ही भांति विश्व के अन्य देशों में भी उस समय जुलूस हुए, धरने, प्रदर्शनों आदि का भी दौर चलता रहा। इसी क्रम में 1970 के दशक में कुछ देशों में रात को वापस लो, टेक बैक द नाइट जैसे कुछ अभियान भी चले। 1960-70 के दशक में, जिसमें बिना किसी यौन हिंसा और भय के स्त्रियों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने के मौलिक अधिकार की मांग की गई। कुछ पुरानी मांगें अभी भी कायम थी, जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन, कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष। ये पुरानी मांगें अभी भी मांगी जा रही थी। लेकिन ये भी सच है कि महिला आंदोलनों का संघर्ष केवल कार्यस्थलों में बेहतर वेतन, कार्य घंटों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 1970 में ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में घरेलू काम के लिए भी वेतन जैसी मांग उठनी शुरू हो गई। दरअसल महिलाओं के घरेलू काम का सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में हमेशा अवमूल्यन किया जाता है। अपनी इसी मांग के माध्यम से महिला संगठनों ने स्त्री के घरेलू श्रम के महत्व को केंद्र में ला दिया। इटली में इस अभियान का नेतृत्व मारिया रोसा डॉल्टा कोस्टा ने किया, जिन्हें अपने आक्रामक और विद्रोही तेवरों के कारण बाद में गिरफ्तार भी कर दिया गया। महिला आंदोलनों का जो चरित्र है, उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बल पर देखा जा सकता है, जिसमें महिलाओं का वैतनिक और अवैतनिक काम, रोजगार एवं शिक्षा में समानाधिकार, यौनिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, गर्भ नियंत्रण, गर्भपात का अधिकार। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो 1960-70 के दशकों में एक अभियान की तरह से चले थे। और इसी का परिणाम है, क्योंकि इस समय घरेलू काम के लिए भी पगार की मांग की जा रही थी, तो एक और नारा था जो उस समय दिया गया, वो था जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। यानी उस समय के जितने महिला आंदोलन थे, निजी क्षेत्र, परिवार, व्यक्तिगत संबंध और यौनिकता का अभूतपूर्व राजनीतिकरण किया गया। ये वही चरण है जो प्रथम चरण से अलग इसी बात के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर यौनिकता को, घरेलू काम के श्रम को गिनाया गया। आंदोलन के इस दूसरे चरण में रेडिकल नारीवादी समूहों पर पक्षपात व उग्रता का भी आरोप लगा। कहा गया कि यह आंदोलन मुख्य रूप से श्वेत, मध्यवर्गीय महिलाओं, विषम लैंगिक महिलाओं तक ही सीमित है। ये इसकी आलोचना की गई इस दूसरे चरण की। यहाँ तक कि इसकी उग्रता के विरोध में 1980 में बेटी फ्रीडन ने महिला आंदोलनों का साथ छोड़ दिया, जबकि इस दूसरे चरण को वैचारिकता प्रदान करने में बेटी फ्रीडन का एक अहम हाथ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस दूसरे चरण ने स्त्रियों को देखने का एक भिन्न नज़रिया समाज के सामने रखा। उसे एक राजनीतिक अस्मिता के रूप में पहचान मिली, जिसके कारण बहुत सारे यूरोप के देशों में, खासकर एकेडमिक जगत में, स्त्री अध्ययन केंद्र भी खुलने शुरू हो गए। महिला आंदोलन की प्रारंभिक दोनों लहरों में सभी नारीवादी स्त्रियां, भले ही वे किसी भी विचारधारा, उदारवादी, रेडिकल, किसी भी विचारधारा से जुड़ी हुई थीं, समाज के भीतर लिंग भेद और लैंगिक पूर्वाग्रहों को लेकर लगभग समान नज़रिया रखती थी और एक दूसरे से सहमत थी। लेकिन 1980 के आसपास महिला आंदोलनों के भीतर टकराहटें शुरू हो गई। उन पर श्वेत, मध्यम वर्गीय और विषम लैंगिक महिलाओं तक सीमित होने का आरोप लगने लगा। फलस्वरूप 1990 के मध्य में तीसरी लहर का आगाज होता है और इस लहर के शुरू होते ही
नारीवाद के सार्वभौमिक रूप की परिकल्पना और विश्व भगनीवाद के दावे पर सवाल उठने लगते हैं। ये कहा जाने लगता है कि जो दूसरी लहर की इस सार्वभौमिक स्त्री की अवधारणा में सिर्फ श्वेत महिलाएं हैं, श्वेत मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, विषम लैंगिक स्त्रियों ही इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस पूरी की पूरी लहर में, इस सार्वभौमिक स्त्री की अवधारणा में कहीं पर भी अश्वेत, निम्न वर्गीय, प्रवासी, मुस्लिम, समलैंगिक स्त्रियों के अनुभव नहीं है। इसीलिए इस को सार्वभौमिक या विश्व भगनीवाद कहकर हमें संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। महिला आंदोलन की तीसरी लहर सार्वभौमिकता के दायरे से इतर महिलाओं के शोषण और संघर्षों के मुद्दे को सामने लाती है। महिला आंदोलन अपनी शुरुआत से ही लैंगिक भेदभाव पर ही केंद्रित था, लेकिन अश्वेत महिलाएं लिंगवादी भेदभाव के साथ साथ नस्लवादी भेदभाव का भी शिकार थी। दोहरे शोषण की शिकार इन महिलाओं ने मुक्ति की एक नई अवधारणा को परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने माना कि उनकी मुक्ति तभी संभव है जब सभी अश्वेत लोग, यानी सभी जब कहा जा रहा है तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की मुक्ति की बात की जाए। मुक्ति की इस अवधारणा ने महिला आंदोलन को एक नई चेतना, एक नई वैचारिकता दी। इसीलिए संघर्ष के इस दौर में प्रसिद्ध अश्वेत लेखिका एलिस वॉकर ने नारीवाद शब्द की जगह वुमनिस्ट शब्द को गढ़ा, ताकि महिला आंदोलन में अश्वेत नारीवाद को अलग से देखा जा सके। इसी प्रकार एशियाई स्त्रियों, प्रवासी स्त्रियों, मुस्लिम स्त्रियों के अनुभवों को भी स्त्रीवादी संघर्ष में इस तीसरे चरण में शामिल किया गया। महिला आंदोलन के दूसरे चरण में स्त्री यौनिकता को गर्भ निरोधकों के आविष्कार और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्त्रियों की व्यापक भागीदारी ने केंद्र में ला दिया था। लेकिन इस तीसरी चरण में इस यौनिकता निर्मिति पर भी सवाल उठाए गए और विषम लिंगी स्त्रियों से इतर स्त्रियों की यौनिकता को भी व्यक्त किया गया और कहा गया कि विषम लैंगिक यौनिकता भी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि समाज निर्मित है। बल्कि यौनिकता का निर्माण ही एक प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत यौनिकता को देखने के कारण ही ये तीसरी लहर जो है वह दूसरी चरण से बिल्कुल अलहदा हो जाती है। अगर इन तीनों लहरों को हम देखें, दूसरे चरण या लहर ने जिस स्त्री या पुरुष के सामाजिक सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप की आलोचना की थी, उससे आगे बढ़ते इस तीसरी लहर में खुद स्त्रीवाद के स्टीरियोटाइप हो जाने पर भी सवाल उठाए गए, जो आगे जाकर कहीं उत्तर स्त्रीवाद में बदल गए। स्त्रियों को आकर्षक दिखने को पितृसत्ता की उपज मानते हुए भी इस संरचना को पलटने की कोशिश की गई। परिणाम स्वरूप हाई हील, ब्रा बर्निंग जैसे प्रसाधनों का प्रचलन प्रतिरोधी मुद्रा में होने लगा। प्रतीकों के निहितार्थ को पलटकर उन्हें अपने विचार के अनुकूल बतलाने की यह प्रवृत्ति स्लट जैसे शब्दों के साथ भी आजमाई गई। अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर स्त्री संगठनों के भीतर अभी बहस जारी है, विशेष रूप से अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति को लेकर। स्त्री संगठनों के भीतर अभी तक इनको लेकर कोई एक निश्चित राय या रवैया तय नहीं हो सका है, लेकिन इतना तय है कि भिन्न भिन्न देश काल और संस्कृतियों में भिन्न भिन्न उद्देश्यों के तहत शुरू हुए इन आंदोलनों का मूल स्त्रियों के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार की ही वकालत करना है। पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक के महिला आंदोलनों ने स्त्री अधिकारों का एक लंबा सफर तय किया है। अगर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो प्रथम चरण में स्त्रियों की बनाई छवियों को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि स्त्रियां स्वभावतः लज्जाशील, कोमल, दयालु, सहृदय होती हैं।
सामाजिक ऐतिहासिक परंपरा की छानबीन कर स्त्रीवादी लेखकों और लेखिकाओं ने ये स्थापित किया कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ये सारे के लज्जा, कोमलता, ये सब गुण प्राकृतिक गुण नहीं हैं। महिला आंदोलन के दूसरे चरण में हम देखते हैं कि स्त्री यौनिकता, गर्भपात, स्त्री शरीर जैसे प्रश्नों पर बहस होती है और स्त्री की यौनिक गुलामी का विरोध किया जाता है। परिवार एवं कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्त्री संगठन इस चरण में आंदोलन चलाते हैं। स्त्रियां पहली बार पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अपना काम करना प्रारंभ करती हैं। समान काम के लिए समान वेतन की भी मांग करती हैं, काम के घंटों का भी मांग करती हैं। महिला आंदोलन के इस दूसरे लहर की उपलब्धि कई मायनों में अभूतपूर्व है, महत्वपूर्ण है। लेकिन तीसरी लहर में हम देखते हैं पहली दो के मुकाबले वैचारिक मतभेद स्पष्ट होने शुरू हो गए। स्त्रीवाद कई धारणाओं में बंटकर विभाजित हो गया। विश्वभगिनीवाद का संकल्प तीसरी लहर में अपनी आभा खोने लगा। नस्लवादी, वर्गीय, तीसरी दुनिया की स्त्रियों ने अपनी समस्याओं को श्वेत, नस्लीय, उच्च वर्गीय, विकसित देशों की स्त्रियों से अलग बताया। विभाजन होने के बावजूद लिंग भेद एवं पितृसत्तावादी वर्चस्व को तोड़ने का संकल्प उन्हें एक बनाए रखा हुआ है। बल्कि दूसरी एवं तीसरी लहर में ही सांस्कृतिक स्त्रीवाद जैसे अन्य स्त्रीवादी विचारधाराएं भी सामने आई, जो स्त्री को संस्कृति एवं प्रकृति के माध्यम से व्याख्यायित करती हैं। ये सभी विचारधाराएं महिला आंदोलन के आधार को और व्यापक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह अगर देखें तो स्त्री मुक्ति का स्वप्न इन आंदोलनों में अपने व्यापक विस्तार के साथ लक्षित होता नजर आता है।